हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिको बनाना सीखेंगे। दोस्तों, आपने अपने ऑफिस में कई बार रिको, रिकंसिलेशन, डेटा रिकंसाइल करना ऐसे वर्ड ज़रूर सुने होंगे। दोस्तों, रिकंसिलेशन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपके पास दो तरह के डेटा हैं जो कि दो अलग अलग सोर्स से लाए गए हैं और वो दोनों ही डेटा कंपेरेबल हैं, यानी कि आप उन्हें कंपेयर कर सकते हैं। मान लीजिए आपको टैली के डेटा और जीएसटी या 2A का जो डेटा होता है जो कि जीएसटी के पोर्टल से डाउनलोड किया जाता है, उसको आपको कंपेयर करना है और इन दोनों डेटा के बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं, आपको इन डिफरेंसेस का पता लगाना है और इन डिफरेंसेस को खत्म करना है। इसी को हम कहते हैं रिकंसिलेशन। और इसके लिए हम एक्सेल में एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, या फिर आप उसे रिको भी कह सकते हैं। तो चलिए हम सीखते हैं कि हम एक्सेल में कैसे रिको बना सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपके पास दो सेम तरह के डेटा होने चाहिए जिनको आप कंपेयर करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास GSTR 2A का डेटा है और यहाँ पर मेरे पास टैली का डेटा है और मैं इन दोनों ही डेटा को कंपेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, इस GSTR 2A के डेटा को तो आप GST के पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं और टैली के डेटा को आप टैली से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आपको सिर्फ सिखाने के पर्पज से मैंने यहाँ पर रियल डेटा नहीं लिया है, लेकिन ये रियल डेटा से बिल्कुल मिलता जुलता डेटा है। दोस्तों, सबसे पहले ये जो GSTR 2A का डेटा है, आपको इसमें कुछ एडजस्टमेंट करनी है। आप जैसा कि देख सकते हैं कि इस डेटा में ये जो बीच बीच में बोल्ड वाला डेटा है, हमें इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ये इसके ऊपर वाले डेटा को ही दोबारा से रिपीट करके नीचे लिखा हुआ है और ये हर एक सिंगल एंट्री का सब टोटल शो कर रहा है। अगर हम इसको डिलीट नहीं करेंगे तो यहाँ पर एक ही एंट्री का डबल इफेक्ट शो होगा, जो कि गलत है। इसीलिए हमें इस बोल्ड वाले डेटा को डिलीट करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले आपको इसकी जो हेडिंग्स है ना, इनको अनमर्ज करना पड़ेगा। ये सभी हेडिंग्स मर्ज हैं। जैसा कि आप यहाँ पर खुद ही इन सभी हेडिंग्स को देख सकते हैं, इनमें से काफी सारी हेडिंग्स कई सारी सेल्स को मर्ज करके बनाई गई हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो GSTIN ऑफ सप्लायर वाला सेल है, ये इन दो सेल्स को मर्ज करके बनाया गया है। इसको अनमर्ज करने के लिए आपको सिंपली होम टैब में जाना है और यहाँ पर आपको मर्ज वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अनमर्ज सेल्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो GSTIN ऑफ सप्लायर है, ये एक सिंगल सेल में आ चुका है। इसी तरह से आपको इन सभी सेल्स को अनमर्ज करके एक सिंगल सेल में लाना है, या फिर आप सिंपली इन सभी हेडिंग्स को किसी दूसरी शीट में टाइप कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको हर एक कॉलम के डेटा को एक सेपरेट हेडिंग देनी है, जिससे कि आप हर एक कॉलम पर फिल्टर लगा सको। जैसा कि आप यहाँ पर स्टेप 1 वाली शीट में देख सकते हैं कि मैंने हर एक हेडिंग को एक सिंगल सेल में कर दिया है। आपको भी बिल्कुल इसी तरह से हर एक हेडिंग को एक सिंगल सेल में करना है। बाकी आपको जो भी तरीका इजी लगे, आप वैसे कर सकते हैं। अब आपको इस पूरे डेटा को स्टेप 1 वाली शीट में कॉपी करना है। इसके लिए मैं सबसे पहले इस फर्स्ट सेल पर क्लिक करता हूं और यहां पर मैं कंट्रोल शिफ्ट और एंड की प्रेस करता हूं। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा डेटा एक ही बार में सिलेक्ट हो चुका है। अब यहां पर मैं कंट्रोल C से इसको कॉपी करता हूं और इस स्टेप 1 वाली शीट में कंट्रोल+V शॉर्टकट की से इसको पेस्ट कर देता हूं इस तरह से। अब आपको इस पूरे डेटा पर फिल्टर लगाना है। फिल्टर लगाने के लिए आप इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करके होम टैब में जाकर सॉर्ट एंड फिल्टर पर क्लिक करके यहाँ पर फिल्टर पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर मैं आपको इसकी शॉर्टकट की बताता हूँ जो है कंट्रोल+Shift+L। तो आप देख सकते हैं कि इस पूरे डेटा पर फिल्टर लग चुका है। अब यहाँ पर आपको इनवॉइस नंबर के ऊपर वाले फिल्टर पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है टोटल। टोटल सर्च करते ही आपको यहाँ पर नीचे ओके पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी टोटल वाले सेल्स थे जिनमें बोल्ड वाला डेटा था, वो सभी यहाँ पर फिल्टर होकर आ चुके हैं और हमें इन्हीं सभी डेटा को यहाँ से डिलीट करना है। और इनको डिलीट करने से पहले कीबोर्ड से प्रेस कीजिए ऑल्ट के साथ सेमीकोलन, जो कि विजिबल सेल्स को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की है। इसकी पहचान ये है कि आप हर एक रो के नीचे ये व्हाइट कलर की लाइन देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको जो सामने डेटा अभी दिखाई दे रहा है, सिर्फ वही डेटा डिलीट होगा। इन रोज के बीच का जो भी डेटा है वो डिलीट नहीं होगा। हमने यहाँ पर ऐसा इसलिए किया क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम डेटा को फिल्टर करते हैं तो जो फिल्टर डेटा के बीच वाले जो डेटा होता है वो भी डिलीट हो जाता है। इससे बचने के लिए ही हमने ऑल्ट के साथ सेमीकोलन की प्रेस की। अब यहाँ पर आपको सिंपली कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करनी है। तो आप देख सकते हैं कि ये सभी बोल्ड वाला डेटा डिलीट हो चुका है। अब आप यहाँ पर इनवॉइस नंबर में से फिल्टर को क्लियर कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर इतने सारे ब्लैंक सेल्स देख सकते हैं। हमें इन ब्लैंक सेल्स की जरूरत नहीं है, तो हम इनको भी बिल्कुल इसी तरह से डिलीट करेंगे। यहाँ पर मैं अब की बार इनवॉइस नंबर पे ब्लैंक सेल्स के लिए फिल्टर लगाता हूँ। यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ ब्लैंक। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्लैंक पर टिक लगा हुआ है। अब यहाँ पर मैं सिंपली नीचे ओके पर क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जितनी भी ब्लैंक सेल्स थी वो सभी यहाँ पर शो हो रही हैं। अब आपको सिंपली इस A3 सेल से लेकर इन सभी सेल्स को सिलेक्ट करना है इस तरह से
और यहाँ पर फिर से आपको ऑल्ट के साथ सेमीकोलन की प्रेस करनी है और कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल के साथ माइनस की, जो कि सेल्स को डिलीट करने की शॉर्टकट की होती है। बस इतना करते ही वो ब्लैंक सेल्स भी डिलीट हो चुकी है। अब अगर मैं यहाँ पर इनवॉइस नंबर से फिल्टर को क्लियर करूँ इस तरह से, तो आप देख सकते हैं कि वो ब्लैंक सेल्स भी यहाँ से हट चुकी हैं। अब यहाँ पर स्टेप 1 में हमने अपने GSTR2A के डेटा को अच्छे से एडजस्ट कर लिया है। अब यहाँ पर स्टेप 2 वाली शीट में आप देख सकते हैं कि मैंने उन्हीं हेडिंग्स को ले रखा है जिन्हें मुझे कंपेयर करना है और जिनकी मुझे जरूरत है। अब मुझे GSTR2A वाले डेटा को इन्हीं हेडिंग्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर पेस्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर डेट लिखा है, तो मैं GSTR2A वाले डेटा में से इस डेट वाले कॉलम को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ इस तरह से। इसी तरह से आपको इन बाकी की हेडिंग्स के अकॉर्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा को GSTR2A वाली शीट में से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है। तो मैं वीडियो को स्किप करके जल्दी से इस डेटा को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, जिससे कि आपका टाइम बचे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इन हेडिंग्स के अकॉर्डिंग GSTR2A के डेटा को यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हेडिंग्स जिस सीक्वेंस में इस डेटा में है, वही सेम हेडिंग उसी सेम सीक्वेंस में हमारी टैली की डेटा में भी है। तो इससे ये समझ आता है कि आपको जिन दो डेटा का रिको बनाना है, आपको उन दोनों ही डेटा में सेम हेडिंग्स रखनी है, जिससे कि उनको कंबाइन करके रिको बनाने में आसानी हो। तो अब जब ये दोनों ही डेटा सेम तरह से प्रिपेयर हो चुके हैं, तो हम इनको एक जगह पर लाकर कंबाइन कर सकते हैं। इसके लिए हम इस स्टेप 3 वाली शीट में आते हैं और इन दोनों ही डेटा को यहाँ पर कंबाइन करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मैंने वही सेम हेडिंग्स ली हैं जो सेम हेडिंग्स उन दो डेटा में भी हैं। सबसे पहले मैं इस GSTR2A वाले डेटा को यहाँ पर कॉपी करता हूँ। इसके लिए मैं इस पूरे डेटा को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देता हूँ इस तरह से। अब क्योंकि हम इन दोनों ही डेटा को एक जगह पर कंबाइन कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर ये तो पता होना चाहिए ना कि इनमें से कौन सा डेटा GSTR2A का है और कौन सा डेटा टैली का है, तभी तो हम उन्हें कंपेयर कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक और हेडिंग बनाकर इसका नाम रखता हूँ रिमार्क्स, और इस कॉलम में मैं GSTR2A वाले डेटा के लिए लिखता हूँ GSTR2A, और इसको मैं इन सभी GSTR2A वाले डेटा के लिए फिल डाउन ऑप्शन से कॉपी कर देता हूँ इस तरह से, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+T, जो कि आपको पता ही होगी। इसी तरह से मैं इस टैली वाले डेटा को भी कॉपी करके इसी के नीचे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ इस तरह से, और टैली वाले डेटा के सामने मैं लिखता हूँ टैली, और इसको भी मैं फिल डाउन ऑप्शन से यहाँ नीचे तक कॉपी कर देता हूँ इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि GSTR2A वाले डेटा के लिए रिमार्क्स में सामने लिखा है GSTR2A और टैली वाले डेटा के सामने रिमार्क्स में लिखा है टैली। तो इस तरह से यहाँ पर डेटा कंबाइन होने के बाद भी आप बता सकते हैं कि कौन सा डेटा GSTR2A का है और कौन सा डेटा टैली का है। दोस्तों, अब लास्ट स्टेप में आपको सिंपली रिको बनाना है, और ये रिको हम पाइवट टेबल की हेल्प से बनाएंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है इस तरह से, और यहाँ पर आपको इंसर्ट टैब में जाना है और यहाँ पर आपको पाइवट टेबल ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको फ्रॉम टेबल और रेंजेस को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपके सामने इस तरह के कुछ और ऑप्शंस आ जाएंगे। अगर आपको अपनी पाइवट टेबल को एक न्यू वर्कशीट में बनाना है, तो आपको इस न्यू वर्कशीट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट रखना है और यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। लेकिन अगर आपको अपनी पाइवट टेबल को अपनी मर्जी की किसी एक शीट में बनाना है, तो आपको यहाँ पर एग्जिस्टिंग वर्कशीट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इस आइकन पर क्लिक करके जहाँ पर भी आप जिस भी शीट में अपनी पाइवट टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं, उस शीट को आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर शीट 4 रिको वाली शीट में जाता हूँ और यहाँ पर A1 सेल को सिलेक्ट करता हूँ, तो अब जो हमारी पाइवट टेबल बनेगी वो इस A1 सेल पर बनेगी। अब यहाँ पर मैं सिंपली एंटर की प्रेस करता हूँ और इस ओके पर क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी पाइवट टेबल बन चुकी है। लेकिन इस पाइवट टेबल में रिको बनाने से पहले आपको एक छोटी सी सेटिंग करनी है। इसके लिए आपको इस पाइवट टेबल पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर पाइवट टेबल ऑप्शंस में जाना है और यहाँ पर डिस्प्ले में जाना है और यहाँ पर जो ऑप्शन है ना, क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट, आपको इस पर क्लिक करना है और सिंपली यहाँ पर ओके करना है। तो आप देख सकते हैं कि इस पाइवट टेबल का रंग रूप बदल चुका है और हमें पाइवट टेबल के इसी फॉर्मेट में रिको बनाना है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। दोस्तों, अगर आपको पाइवट टेबल में अच्छे से वर्क करना है, तो आपको पाइवट टेबल की बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको उसकी थोड़ी भी नॉलेज नहीं है, तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं आपको इसी वीडियो में इतना तो पाइवट टेबल सिखा दूंगा जिससे कि आप रिको तो बना ही सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम एक पाइवट टेबल की बेसिक ट्यूटोरियल वाली वीडियो तो जरूर देखें, जिसकी लाखों वीडियोस आपको यूट्यूब पर ही बिल्कुल हिंदी में फ्री में मिल जाएंगी। दोस्तों, आप यहाँ पर पाइवट टेबल फील्ड्स के जो ऑप्शंस हैं, यहाँ पर आप इतनी सारी फील्ड्स देख सकते हैं। यहाँ पर आप उन सभी नेम्स को देख सकते हैं जो हमारे कंबाइंड डेटा वाली शीट में ये ऊपर की सभी हेडिंग्स थी, और यहाँ पर हर एक फील्ड नेम में वो पूरा का पूरा डेटा है जो कंबाइंड डेटा वाली शीट में उसी सेम हेडिंग वाले कॉलम में है। दोस्तों, पाइवट टेबल की हेल्प से आप इनमें से किसी भी हेडिंग को आगे पीछे करके अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार कैसी भी रिपोर्ट बना सकते हैं। दोस्तों, रिको बनाने के लिए सबसे पहले
आपको जितनी भी वैल्यूज वाली फील्ड है ना, या फिर आपको यहाँ पर वैल्यूज वाले जितने भी नेम दिख रहे हैं, जैसे कि इनवॉइस वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, जीएसटी, उन सभी को आपको इस वैल्यू वाले एरिया में रखना है। मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं इस इनवॉइस वैल्यू पर क्लिक करके होल्ड करता हूँ और इसको इस वैल्यू वाले एरिया में ले जाकर क्लिक को छोड़ देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये इनवॉइस वैल्यू वाली फील्ड यहाँ वैल्यू वाले एरिया में आ चुकी है। आप यहाँ पर पाइवट टेबल में भी देख सकते हैं कि सम ऑफ इनवॉइस वैल्यू करके यहाँ पर इनवॉइस वैल्यू का टोटल आ चुका है। इसी तरह से मैं टैक्सेबल वैल्यू, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी को भी यहाँ पर ड्रैग करके ड्रॉप कर देता हूँ। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि मैंने इन सभी वैल्यूज वाली फील्ड को इस वैल्यूज वाले एरिया में ऐड कर दिया है और आप यहाँ पर पाइवट टेबल में भी उन सभी का टोटल देख सकते हैं। दोस्तों कई बार क्या होता है कि यहाँ पर वैल्यूज वाले एरिया में सम ऑफ इनवॉइस वैल्यू की जगह पर आपको काउंट ऑफ इनवॉइस वैल्यू लिखा हुआ दिखेगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर सम ऑफ इनवॉइस वैल्यू पर क्लिक करना है और यहाँ पर वैल्यू फील्ड सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर इन ऑप्शंस में आप देखेंगे कि यहाँ पर काउंट ऑप्शन सिलेक्ट होगा। बस आपको यहाँ पर इस सम वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और ओके करना है। इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपके सिस्टम में भी मेरी तरह ही सम ऑफ लिखा हुआ आ रहा है, तब आपको इस सेटिंग को करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों अभी यहाँ पर सम ऑफ इनवॉइस वैल्यू, सम ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, इन सब को देखकर कोई मीनिंगफुल रिपोर्ट तो लग नहीं रही। अभी हमें इसमें थोड़ी जान डालनी पड़ेगी। दोस्तों हमें यहाँ पर ये टोटल अमाउंट नहीं चाहिए, बल्कि हमें हर एक इनवॉइस नंबर के सामने उस पर्टिकुलर इनवॉइस नंबर का सेपरेटली अमाउंट चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर ये जो रोज वाला एरिया है ना, आपको इस एरिया में इनवॉइस नंबर वाले फील्ड को ड्रैग करके ड्रॉप करना होगा इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि अब ये रिपोर्ट थोड़ी मीनिंगफुल लग रही है। यहाँ पर आप हर एक इनवॉइस नंबर के सामने उसकी इनवॉइस वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी देख सकते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट को देखकर हमें कोई कंपैरिजन तो दिख नहीं रहा। इसके लिए मैंने आपको जो रिमार्क्स वाला कॉलम बनवाया था ना, बस आपको यहाँ से इसी रिमार्क्स वाले फील्ड को ड्रैग करके इस कॉलम वाले एरिया में ड्रॉप करना है। लेकिन आपको कॉलम वाले एरिया में ये जो वैल्यूज वाली फील्ड दिख रही है ना, आपको इसके ऊपर ही रिमार्क्स वाली फील्ड को रखना है इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी वैल्यूज हैं ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी हैं, जीएसटी या 2A एंड टैली। अब आपको अपनी पाइवट टेबल में जीएसटी या 2A और टैली में जो इनवॉइस नंबर्स हैं उनकी वैल्यूज का साइड बाय साइड कंपैरिजन दिख रहा है। दोस्तों यहाँ पर आपको साइड में टोटल सम ऑफ इनवॉइस वैल्यू, टोटल सम ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, ऐसे आपको ग्रैंड टोटल भी दिख रहा होगा। अब इसको हटाने के लिए आपको यहाँ पर डिजाइन टैब में जाना है और यहाँ पर जो ग्रैंड टोटल वाला ऑप्शन है ना, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ना, ऑफ फॉर रोज एंड कॉलम्स, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये ग्रैंड टोटल भी हट चुका है। दोस्तों अब आपकी रिको ऑलमोस्ट रेडी है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी रिको में पार्टी का जीएसटी नंबर, पार्टी का नेम और इनवॉइस डेट भी शो हो, तो उन्हें भी आप इस पाइवट टेबल में ऐड कर सकते हैं। दोस्तों अब आप ध्यान दीजिएगा कि मैं किस तरह से इन बाकी की फील्ड्स को यहाँ रोज वाले एरिया में ऐड करूंगा। सबसे पहले मैं इस जीएसटी नंबर को इस इनवॉइस नंबर वाले फील्ड के ऊपर रखता हूँ इस तरह से। इसका रीजन ये है कि मैं चाहता हूं कि यहाँ पर जीएसटी नंबर वाइज रिको बने, मतलब कि पहले एक जीएसटी नंबर के अंदर जितने भी इनवॉइस नंबर आते हैं उन सभी का कंपैरिजन हो, और जब उस जीएसटी नंबर के अंदर सभी इनवॉइसेस खत्म हो जाए उसके बाद दूसरी पार्टी का नंबर आ जाए और उसके अंदर जितने भी इनवॉइसेस हैं उनका कंपैरिजन हो। तो इस तरह से मैं जीएसटी नंबर वाइज कंपैरिजन करना चाहता हूं। दोस्तों अगर मैं इस इनवॉइस नंबर को जीएसटी नंबर के ऊपर कर दूं इस तरह से, तो आप देख सकते हैं कि अब की बार इनवॉइस नंबर वाइज कंपैरिजन हो रहा है। मतलब कि अब इनवॉइस नंबर राइट साइड में आ चुका है और जीएसटी नंबर इनवॉइस नंबर के अंडर शो हो रहा है, जो कि मुझे तो देखने में अच्छा नहीं लग रहा। मुझे तो जीएसटी नंबर वाइज ही कंपैरिजन अच्छा लग रहा था और वो मीनिंगफुल भी था। तो इसलिए मैं इस जीएसटी नंबर को ऊपर कर देता हूँ इस तरह से। तो इस तरह से आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन फील्ड्स को ऊपर या नीचे करके ट्राई करना है और आपको जिस तरह की रिपोर्ट चाहिए आप उस तरह की रिपोर्ट बना सकते हैं। दोस्तों अभी भी ये रिको देखने में थोड़ी हौच पौच लग रही है, तो चलिए हम इसका डिजाइन थोड़ा अच्छा करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जितने भी डार्क वाली एंट्रीज है ना, ये जीएसटी नंबर वाइज सब टोटल है। मतलब कि हर एक जीएसटी नंबर के अंदर जितनी भी इनवॉइसेस आती हैं उन सभी का सेपरेट टोटल है। तो हमें ये सब टोटल भी नहीं चाहिए, तो इसलिए हम जाते हैं डिजाइन टैब में और सब टोटल्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ना, डू नॉट शो सब टोटल्स, इस पर हम क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सब टोटल्स भी हट चुके हैं और इस रिको का हम लेआउट भी चेंज करते हैं। इसके लिए आप जाइए रिपोर्ट लेआउट में और फिलहाल ये जो रिको है ये आपके कॉम्पैक्ट फॉर्म में है, हमें इसको टेबुलर फॉर्म में बनाना है। तो इसके लिए यहाँ पर जो ऑप्शन है ना, शो इन टेबुलर फॉर्म,
इस पर आप क्लिक कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि अब की बारी रिको दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं कि पहले जहां जीएसटी नंबर के नीचे ही इनवॉइस नंबर शो हो रहे थे, अब जीएसटी नंबर और इनवॉइस नंबर ये दोनों ही अलग अलग कॉलम्स में शो हो रहे हैं, जो कि देखने में भी काफी अच्छा लग रहा है। अब मैं इस रिको में पार्टी का नेम और डेट भी शो करना चाहता हूँ, तो मैं पार्टी नेम को यहाँ रोज वाले एरिया में इसी इनवॉइस नंबर के नीचे रख देता हूँ, और इसी तरह से मैं डेट को भी रोज वाले एरिया में पार्टी नेम के नीचे रख देता हूँ इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि हमारी रिको में पार्टी नेम और डेट भी शो हो रहे हैं। दोस्तों मान लीजिए अब अगर आपको अपने इस रिको में इन डेट्स को शो नहीं करना है, तो आप यहाँ पर रोज वाले एरिया में से इस डेट को मत हटाइए, बल्कि आप इसी पाइवट टेबल में एक्सपेंड और कोलैप्स ऑप्शन से इन डेट्स को हटा सकते हैं। इसके लिए आपको इन डेट से पहले वाला जो भी कॉलम है उसकी हेडिंग पर माउस को इस तरह से ले जाना है, और जैसे ही आपको ये डाउन वाला एरो दिखाई दे, आपको यहाँ पर माउस से क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं कि पार्टी नेम वाले कॉलम में जितना भी डेटा है वो सब एक साथ सिलेक्ट हो चुका है। अब इस सिलेक्टेड एरिया में आपको कहीं पर भी राइट क्लिक करना है, और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ना एक्सपेंड और कोलैप्स, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ना कोलैप्स एंटायर फील्ड, इस पर आपको क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं कि एक ही बार में ये सभी डेट्स हट चुकी हैं। आप चाहें तो यहाँ पर ये जो प्लस का आइकन दिख रहा है ना, आप इससे भी हर एक सिंगल एंट्री के भी डेट्स को शो कर सकते हैं इस तरह से। और इसके बाद यहाँ पर ये जो माइनस का आइकन दिख रहा है, इससे आप इसको हटा भी सकते हैं इस तरह से। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसी तरह से आप एक्सपेंड और कोलैप्स ऑप्शन से इन बाकी की हेडिंग्स को भी हटा सकते हैं। दोस्तों अब आपको एक लास्ट काम करना है, जो है डिफरेंस निकालना। इसके लिए आप इस पाइवट टेबल के बाहर यहाँ पर एक डिफरेंस नाम से हेडिंग बना लीजिए, और यहाँ पर मैं टैक्सेबल वैल्यू, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के डिफरेंस निकालना चाहता हूँ, तो मैं इनकी भी हेडिंग इसी के नीचे बना देता हूँ इस तरह से। और यहाँ पर मैं टैक्सेबल वैल्यू के नीचे टाइप करता हूँ इक्वल्स टू, और आप देख सकते हैं कि हम जीएसटी या 2A और टैली के टैक्सेबल वैल्यू का डिफरेंस निकाल रहे हैं। और यहाँ पर जीएसटी या 2A की टैक्सेबल वैल्यू कौन सी सेल में है, ये है F4 सेल में। तो यहाँ पर मैं मैनुअली टाइप करता हूँ F4 माइनस, और यहाँ पर जो टैली वाली टैक्सेबल वैल्यू है ये है K4 सेल में, तो यहाँ पर मैं मैनुअली टाइप करता हूँ K4, और यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये डिफरेंस निकल चुका है, जो कि फिलहाल यहाँ पर 0 है। अब मैं इसी फॉर्मूले को राइट साइड में सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के लिए भी ड्रैग करके कॉपी कर देता हूँ इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि इस एंट्री में सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी में भी कोई डिफरेंस नहीं है। अब मैं इन चारों फॉर्मूले को फिल डाउन की शॉर्टकट की से इन सभी एंट्रीज के लिए कॉपी कर देता हूँ इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर टैली और जीएसटी या 2A के डेटा में कोई भी डिफरेंस नहीं है, वहाँ पर तो हमको 0 शो हुआ, और जहां जहां पर उनमें कोई भी डिफरेंस है वहां पर हमें कुछ ना कुछ अमाउंट शो हुआ है। और आपको चेक करना है कि ये डिफरेंस किस वजह से शो हो रहा है। यहाँ पर आपको इसी डिफरेंस के सामने जीएसटी या 2A की वैल्यूज और टैली की वैल्यूज भी शो हो रही हैं, और ये डिफरेंस किस जीएसटी नंबर और किस इनवॉइस नंबर के अगेंस्ट है ये भी आपको इसी के सामने शो हो रहा है। तो इस तरह से आप इजीली डिफरेंसेस का पता लगाकर टैली और जीएसटी या 2A के डेटा को रिकंसाइल कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको अगली बार दूसरे डेटा का कंपैरिजन करना है, तो आपको दोबारा से इतनी सारी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली टैली के डेटा और जीएसटी या 2A का यहाँ पर जो डेटा है इसको आपको चेंज करना है, और इसके बाद आपको इन दोनों को यहाँ पर कंबाइन करना है। और कंबाइन करने के बाद आपको दोबारा से पाइवट टेबल नहीं बनानी, बल्कि आपको इसी पाइवट टेबल में आना है, और यहाँ पर आपको पाइवट टेबल एनालिसिस वाले टैब पर क्लिक करना है, और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ना चेंज डेटा सोर्स, आपको इस पर क्लिक करना है, और फिर से आपको चेंज डेटा सोर्स पर क्लिक करना है, और फिर आपके सामने इस तरह के कुछ ऑप्शंस आएंगे। यहाँ पर आपको सिंपली इस आइकन पर क्लिक करना है, और आपने यहाँ पर ये जो न्यू डेटा कंबाइन किया था ना, आपको उस पूरे डेटा को बस यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट करना है और यहाँ पर ओके करना है, और आपका न्यू रिको इसी फॉर्मेट में न्यू डेटा के साथ बन जाएगा। आई होप आपको पाइवट टेबल की हेल्प से ये एडवांस रिको बनाना आया होगा। प्रैक्टिस के लिए इस वर्कबुक का डाउनलोड लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप चाहें तो वहां से डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको इस वीडियो से जरा सी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।